नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। एक और तारीख, जी हां, राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई फिर से एक बार टाल दी गई है। जो केस हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे अहम केसेस में से एक माना जाता है और जिस पर फैसले का इंतजार पूरा देश कर रहा है, उसे नसीब हो रही है तो सिर्फ तारीखें। आज फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट में ऐलान कर दिया गया कि तारीख बढ़ा दी गई है और इसकी सुनवाई अब 29 जनवरी को होगी। अहम बात यह है कि केस की सुनवाई से जस्टिस यूयू ललित ने खुद को अलग कर लिया है। वो इस केस की सुनवाई करने वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के सदस्य थे। बताया जा रहा है कि संविधान पीठ के बैठते ही मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने एक जानकारी रखी। उन्होंने बताया कि न्यायमूर्ति ललित उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पैरवी करने के लिए 1994 में अदालत में पेश हुए थे। हालांकि बाद में धवन ने यह भी कहा कि वो जस्टिस ललित को मामले की सुनवाई से अलग होने की मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद जस्टिस यूयू ललित ने स्वयं को खुद ही मामले की सुनवाई से अलग करने का फैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने से पहले जस्टिस यूयू ललित वकालत करते थे। गुजरात के सोहराबुद्दीन शेख और तुलसी प्रजापति एनकाउंटर केस में ललित बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के भी वकील रह चुके हैं। बहरहाल, आज के घटनाक्रम के बाद एक पक्ष पर जानबूझकर मामले में देरी करवाने के आरोप लगाए जा रहे हैं और साथ ही पूछा जा रहा है कि जुडिशरी को सियासत के चश्मे से देखना कितना जायज है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक इतने अहम मसले पर सिर्फ तारीखों से संतोष करना पड़ेगा। और आइए, क्या कहना है तमाम लोगों का, खासतौर से साधु संतों का, ये आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री है, वे देश के लिए बहुत बड़े शुभचिंतक है, बहुत बड़े गंभीर हैं कि देश का हित हो, देश के जो नौजवान है उसका हित हो। और मेरा व्यक्तिगत सोच है कि देश के लिए यदि प्रधानमंत्री के योग्य कोई यदि पात्र है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। यदि वे बने रहेंगे तो देश का भी हित होगा। लेकिन जहां तक श्री राम मंदिर का सवाल है तो हम चाहते हैं कि उसका फैसला और ये चुनाव के पहले ही स्पष्ट करा दें। बेचैनी, दर्द, आपको क्या बताऊं। मैं मिठाई ले आया था आज कुंटलों की, आज मैं मिठाई बांटूंगा और मुझे ऐसा लग रहा है, लगा वज्रपात हो गया है। मेरे फेस को आप रीड करिए, मुझे ये स्थिति पैदा हो रही है कि हे भगवान, जहां 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, हिंदुस्तान में 100 करोड़ हिंदुओं के सबसे बड़ा तीर्थ अयोध्या, जो भगवान राम की जन्मभूमि सारी दुनिया जानती है। इंडोनेशिया में भगवान राम की चर्चा होती है, जो मुस्लिम कंट्री है। आज यहाँ जहाँ भगवान पैदा हुए हैं, भगवान टाट में हैं। हम सब लोग कोर्ट की ओर देखते 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 कई पीढ़ियां गुजर गई। अब कोर्ट से विश्वास आज खत्म। मेरा कहना यह है कि कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, राज्यपाल हैं, उनके पूर्व वकील। यदि यूयू ललित को इस आरोप में हटाया जा सकता है कि कल्याण सिंह मुख्यमंत्री के वकील थे, इसलिए प्रभावित हो सकता है न्यायालय, तो मेरा कहना है कि केशव चंद्र गगोई के बेटे हैं माननीय जज महोदय गगोई जी, उनको भी हटाया जाए, उनको भी अपना नाम वापस ले लेना चाहिए कि मैं इस सुनवाई में नहीं रहूँगा। मेरा कहना ये है। तो अब देखिए, इस तरह की बातें भी हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और जुडिशरी पर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दूसरा पक्ष क्या कह रहा है, इकबाल अंसारी क्या कह रहे हैं, ये आपको सुनवाते हैं। देखिए, कोर्ट सबूतों के आधार पे चलता है, हिंदू मुसलमान पे नहीं चलता। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो ये जात बात तो नेता लोग बताते हैं, जात तो नेता पूछते हैं। हिंदुस्तान की पब्लिक आज भी मोहल्ले में लोग जात नहीं पूछते, नेता केवल जात पूछते हैं। कोर्ट में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, कोर्ट चलता है सबूतों के आधार पे। हम कोर्ट की बात मानेंगे, ये हमारा संवैधानिक है। हम इस बात को नहीं मानते। हमारे यहाँ जिलानी साहब भी ने कहा है कि जज चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, कोर्ट अपना फैसला करे, हम उसको फैसला आपको मानेंगे, उसके फैसले को सुनेंगे। और आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बीजेपी की ओर से दयाशंकर दुबे जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। अजमल खान AIMIM की ओर से हमारे साथ रहेंगे। शिशिर चतुर्वेदी हिंदू महासभा की ओर से इस चर्चा में शामिल होंगे। अब्दुल मतीन खान मुस्लिम लीग की ओर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी चर्चा में। इसके साथ ही रंजना अग्निहोत्री एडवोकेट हैं, रामलला की ओर से पैरवी करती रही हैं, वो भी जुड़ रही हैं हमारे साथ। और अमित कुशवाहा हैं, संघ विचारक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये जो पूरा विवाद है वो
चला आ रहा है कई दशकों से और कई मोड़ इसमें बीच बीच में आए, जिसके बाद सियासत भी गरमाई और इस केस पर भी असर पड़ा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2010 में अहम फैसला सुनाया था और उसके बाद 3 हिस्सों में 2.77 एकड़ जो जमीन है, जो विवादित स्थल है, उसका बंटवारा कर दिया गया था। राम मूर्ति वाला पहला हिस्सा रामलला विराजमान को मिला था और इसके साथ ही निर्मोही अखाड़े को राम चबूतरा और राम मूर्ति का दूसरा हिस्सा मिला था। और तीसरा हिस्सा जो है विवादित जमीन का, वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया था। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला दिसंबर 2010 में आया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर यथास्थिति बनाए रखने की बात कही और एक तरह से इस पर रोक लगा दी और उसके बाद ही पूरी कार्रवाई चली आ रही है, जो तारीख पर तारीख में अब तब्दील हो गई है। सबसे पहले मैं रंजना अग्निहोत्री आपके पास आऊंगी, क्योंकि आप एडवोकेट हैं और आप समझा पाएंगी हमें कि आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में, क्योंकि एक बड़े वर्क का इंतजार है इस देश में कि कोर्ट में सिर्फ तारीख न दी जाए बल्कि कोई कॉन्क्रीट सुनवाई हो और जरा मामला आगे बढ़े ताकि फैसले तक हम पहुंच सकें। लेकिन इससे पहले भी हमने देखा कि कुछ सेकंड्स की कार्रवाई होती है, फिर मामला आगे पर टाल दिया जाता है और आज भी ये हुआ कि 29 तारीख फिर से एक बार दे दी गई है। तो जो हुआ कोर्ट में, पहले तो ये बताइए। आज पूरा मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने लगा हुआ था, लेकिन जो आज हुआ वो बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ, क्योंकि जस्टिस यूयू ललित टाइटल सूट में न कभी पक्षकार रहे, न कभी उसमें एज एन एडवोकेट अपीयर हुए और न भारतीय जनता पार्टी कभी इसमें रही। 1997 में 27 नवंबर 1997 में यूयू ललित ने कल्याण सिंह की तरफ से एक कंटेम्प्ट पिटीशन थी जो असलम भूरे की थी, उसमें उन्होंने अपनी एक अपीयरेंस दी थी। तो ये कह देना कि कंटेम्प्ट मैटर में वो अपीयर हुए और इसलिए वो ये मुकदमा नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल एकदम उंगली उठाने जैसा है और डिले टैक्टिक्स भी है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि सारे जजेस सभी एडवोकेट्स से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, सब लोग कहीं ना कहीं कोई मुकदमे की पैरवी करते हैं, कुछ मुकदमे अलाउ होते हैं, कुछ डिसमिस होते हैं। तो इसके ये मतलब नहीं निकाल लिया जाता है कि फैसले को प्रभावित करेगा। तो ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब ये हुआ है। और आज तो हियरिंग के लिए लगा भी नहीं था, आज तो ये लगा था कि कैसे इसकी स्ट्रेटेजी बने, कौन कौन सी पार्टीज़ को कब कब हेयरिंग का मौका दे, अगली बेंच सुनवाई की कब शुरू होगी, इसलिए लगा हुआ था। लेकिन बीच में ये अनफॉर्चुनेट घटना जानबूझ के की गई। ये ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मुकदमे को बहुत दिन तक आखिर कब तक लटकाया जाएगा। लेकिन इससे भी हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक ना एक दिन फैसला तो हो के ही रहेगा। क्योंकि 2010 में जब यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में था, तब भी तरह तरीके के हथकंडे अपनाए जाते थे कि गवाहियाँ ना हो, हेयरिंग ना हो, लेकिन मुकदमा तय उस पर हम आते हैं। जो सियासत की बात है और ये भी कहा जा रहा है कि एक पक्ष की ओर से बार बार तारीख टल जाए, इसकी कोशिश की जाती रही है, उस पर सवाल मैं पूछूंगी। लेकिन मैम, ये जो दलील है, हालांकि मुस्लिम पक्ष के वकील ने ये नहीं कहा कि हम चाहते हैं कि यूयू ललित को इस केस से अलग कर दिया जाए, बल्कि उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन कोर्ट में रखी और उसके बाद क्लैरिफाई भी कर दिया कि हम ये नहीं चाहते हैं कि उन्हें केस से अलग कर दिया जाए। अगर यूयू ललित खुद को इससे अलग नहीं करते तो क्या ये दलील कोर्ट के सामने टिक सकती थी? देखिए, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। जस्टिस यूयू ललित के ऊपर इतना बड़ा आक्षेप उठाया गया खुले मन से और ज़बान खोल के कहा गया, तो उन्होंने जो अपने आप को इससे रिक्यूज़ कर लिया है वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब किसी के ऊपर शक किया जाए तो अपने आप अलग हो जाए। अगर जजमेंट आता तो भी कहा जाता है कि जस्टिस यूयू ललित उसमें मुकदमे में पक्षकार थे, पैरोकार थे, एडवोकेट थे, तो ये एक बात ठीक भी है। अगर आपने कहा, उन्होंने अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया, अब दूसरी बेंच बने, अब भगवान जाने क्या होगा, अब किसी और के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा देंगे। अभी देखिए। लेकिन रंजना अग्निहोत्री, इसका कानूनी पक्ष में समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह के आक्षेपों का या इस तरह के विवाद का कोई अंत नहीं है। अब देखिए, जब यूयू ललित ने इस केस से खुद को अलग कर लिया तो साधु संतों की प्रतिक्रिया हमने सुनवाई, उनमें से कुछ ये कह रहे हैं कि रंजन गोगोई का भी इतिहास जो है, अगर वो देखें तो ये भी कहा जा सकता है कि उन्हें भी अलग हो जाना चाहिए इस केस से। तो ऐसी दलीलों का कोई अंत है क्या? ठीक बात है, इस तरीके की दलीलें अंतहीन हैं। हाँ। इन दलीलों को सिरे से खारिज कर देना चाहिए। लेकिन एक बार ये मौका मिल गया, जस्टिस यूयू ललित ने अपने आप को रिक्यूज़ कर दिया, लेकिन अगर दोबारा से ऐसी हरकत की जाती है, हिमाकत की जाती है, तो उसके ऊपर लंबी कॉस्ट लगनी चाहिए, तभी मुकदमे की पैरवी आगे बढ़ सकती है, हम किसी निष्कर्ष पर निकलने की स्थिति में हम आ सकते हैं। क्योंकि शुरू से ही विपक्ष की यही मंशा रही कि
मुस्लिम पक्ष की कि मुकदमे की सुनवाई ना हो ठीक है, पाए। ये मैं पूछूंगी। अब्दुल मतीन खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले दयाशंकर दुबे आपके पास आती हूँ। बीजेपी की ओर से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सवाल तो आपसे ये होना चाहिए कि देखिए, आपने कह दिया है कि अध्यादेश अभी नहीं आएगा, लेकिन कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी चल रही है कि साधु संत ये कह रहे हैं कि अब इंतजार नहीं हो रहा है और अब सरकार को ही कुछ करना चाहिए। लेकिन फिलहाल आप मुझे आज की जो प्रोसेस है, आज की जो कार्रवाई है, उस पर प्रतिक्रिया दीजिए। जो अचानक जस्टिस ललित का कल्याण कनेक्शन सामने आ गया है, उसे आप कैसे देखते हैं? सुब्रा जी, आज दो बातें मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट लग रही हैं। एक तो ये कि जब पहली बार तारीख देने की बात हुई थी तो ये हुआ था माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि और भी देश में बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, लेकिन आज आप ही के चैनल नेशनल वॉइस सहित अन्य सभी चैनलों द्वारा ये कहा जा रहा है कि देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर तारीख नहीं देनी चाहिए। ये हमारे लिए अब बड़े संतोष की बात है कि कम से कम पूरा देश इस बात से ठीक है। लेकिन आप छोटी बातों पर संतोष कर लीजिए दयाशंकर जी, लेकिन साधु संत ये कह रहे हैं कि वो संतोष नहीं करने वाले हैं, सरकार कुछ करे। खुद प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि अध्यादेश नहीं आएगा। ये पूरा टर्म जो है आप लोगों का निकल गया बस वादा करते करते। बोलिए। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि बड़े संतोष की बात है कि कम से कम आपका चैनल मानने लगा और चैनल भी बहुत सारे ऐसे थे जो कह रहे थे जी ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरी बात कि दुर्भाग्यवश ये जो तारीख पर तारीख वाली बात होती है, कहीं न कहीं मैं भी भारतीय हूँ, कहीं न कहीं मैं भी हिंदू हूँ। मुझे लगता है कि जब इतना अहम मुद्दा है तो इस पर टाइम टालने की ज़रूरत नहीं थी। तीसरी बात कि जो ये अभी ललित जी के ऊपर, जस्टिस ललित के ऊपर जो बात उठी है, ये तो कुछ इस तरह से हो रही है कि आपके ऊपर आरोप तो हम ये लगाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हट जाइए, क्योंकि जब जब आप डिसीजन में कुछ भी कहेंगे तब तब हम आपके ऊपर अंगुली उठाएंगे। तो उन्होंने अपने अलग कर दिया। निश्चित तौर पर ये मेरा मानना है कि आदरणीय रंजन गोगोई जी को अपने आप स्वतः उससे हट जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। इस पूरी जो कुछ भी हो रही है इसके पीछे कौन है? मात्र और मात्र एक कांग्रेस पार्टी और कुछ एक चंद एक, मैं सभी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ एक मुस्लिम लोग जो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए इसको इशू को आगे बढ़ा रहे हैं। कभी कहते हैं चुनाव के बाद हो जाना चाहिए। कल आपने देखा था जब 10% आरक्षण की बात आई, बोले जल्दी क्या है, इसको भी उसके बाद कर लेना चाहिए, जबकि वो उसका सपोर्ट भी कर रहे थे और राज्यसभा में सपोर्ट हो भी गया, लोकसभा में सपोर्ट हो भी गया। तो ये मानसिकता जो है ये सिर्फ देश को विघटित करने वाली मानसिकता है। रही बात मंदिर बनाने की, तो जो आपने शुरू में कहा था उस पर मुझे एक लाइन कहना है कि जब देश का प्रधानमंत्री इस बात को कहता है कि ये लोकतांत्रिक सरकार है, हम चलेंगे संविधान के तहत, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पूरी हो जाएगी उसके बाद हम सोच लेंगे क्या करने की। अब थोड़ा सा स्पेसिफिक होते हैं कि यदि अध्यादेश पर आपको बात करनी अमित है कुशवाहा, तो अध्यादेश से पहले अभी सेशन चल रहा, उसके बाद एक और आना है, अभी सेशन चलना है पार्लियामेंट का। देखिए ऑलरेडी सोचा जा रहा है कि क्या विचार होगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है, वहां विचार विमर्श होगा, साधु संगतम में होगा, हर जगह विचार होगा। जो भी देश भक्त और जो भी हिंदू होगा, हिंदूवादी विचार का होगा, इस पर विचार कर रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। मंदिर वो विचारधारा जिनकी है वो तो विचार कर रहे हैं, लेकिन आपकी विचारधारा जो है वो सियासत के हिसाब से बदलती रहती है क्या? सियासत के हिसाब से बदलती रहती है, क्योंकि कभी आप लोग कह देते हैं कि हम आएंगे और हम बनवाएंगे और फिर आप लोग तो हम ही कह रहे हैं और हम ही करेंगे भी। आप देखिएगा हमारी अगुवाई में बहुत दल आ गए हैं अब कहने वाले। सर सिर्फ आप नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस भी ये कह रही है कि हम ही बनवाएंगे। एहसास तो हो रहा है, कांग्रेस भी अब ये कह रही है कि देखिए ताला हमने खुलवाया था, कल तक आप इसको नकार रहे थे, ताला हमने खुलवाया था। कांग्रेस ये कह रही है कि ताला हमने खुलवाया था और मंदिर भी हम ही बनवाएंगे। कांग्रेस ये कह रही है कि ताला हमने खुलवाया था, मंदिर भी हम ही बनवाएंगे, इसलिए सिर्फ लाइन में आप नहीं है। और संघ भी ये कह चुका है कि जो बनवाएगा हम उसके साथ हैं। अमित जी क्या मैं गलत कह रही हूँ? मुंह से कुछ भी बोले अमित जी, लेकिन आपके हृदय में ठीक है सर, आपको सब मालूम है, आप सर्वज्ञ है ना, आप सर्वज्ञ है ना सर, आप सर्वज्ञ हैं। दरअसल बीजेपी के जो ज्यादातर लीडरान हैं उनकी दिक्कत यही है कि उनको लगता है कि वो सर्वज्ञ हैं, और आप भी यहाँ पर यही दिखा रहे हैं कि आप कह कुछ रही हैं, लेकिन आपके मन में ये है, आपको ऐसा लग रहा है कि सर्वज्ञ है, ये आपकी भावना है। अमित कुशवाहा जी, ठीक है सर, आपको सब मालूम है, ठीक है सर, आपको सब मालूम है। अमित कुशवाहा जी,
अब ये तो सभी पार्टियां लाइन में लगी हुई हैं और सब ये कह रही हैं कि देखिए बनवाएंगे हम ही, सिर्फ बीजेपी अब नहीं है, कांग्रेस भी ये कह रही है कि देखिए हम ही बनवाएंगे, ताला भी हमने ही खुलवाएंगे। अभी दो चीजों पर आपका रिएक्शन मैं चाहती हूँ। एक तो आज जो सुनवाई हुई है, क्या आपको भी लगता है कि जानबूझ करके टालने की कोशिश हो रही है? और अगर अब तारीख पर तारीख आ रही है और ऐसा लग नहीं रहा है कि निकट भविष्य में बहुत जल्दी ये फैसला आने वाला है, क्योंकि 29 तारीख को अब फिर से जो नई बेंच है वो बैठेगी, अब वो डिसाइड करेगी कैसे ये मामला आगे बढ़ेगा, तो अब सरकार से क्या मांग है आप लोगों की? दोनों सवालों का जवाब। सुब्रा जी, देखिए कि दो विषय आपने उठाए, बहुत ही स्पष्ट हैं कि कौन से ऐसे पक्ष हैं और कौन से ऐसे विपक्ष हैं जो इस विषय को सुनवाई को टालना चाहते हैं, इस विषय को लंबा खींचना चाहते हैं। जैसा कि कांग्रेस पार्टी के तमाम लोगों का ये मानना भी रहा है हमेशा से कि इस विषय को चुनाव के बाद अगर किया जाए, इस पर फैसला आए, तो ये शायद देश के हित में या उनके हित में ज़्यादा होगा। और दूसरी चीज़ है कि जो लगातार न्यायपालिका और सम्माननीय न्यायपालिका जिस तरह के इस विचार को, अब इस राम मंदिर के विषय को लगातार आगे बढ़ाती जा रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला है कि ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो इस तरीके से लगातार इस महत्वपूर्ण विषय को, राम मंदिर जैसे विषय को, जो इस देश के बहुसंख्यक समाज का और एक हिंदू समाज का एक प्रतिष्ठा है, इस देश की एक प्रतिष्ठा है, उस मंदिर को बनने की प्रक्रिया को रोकना चाहते हैं, इस फैसले को रोकना चाहते हैं। वो स्पष्ट हो जाना बहुत जरूरी है कि ऐसी कौन सी ताकतें हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि आज जो फैसला हुआ, ये अपने आप में न्यायपालिका जैसी, सम्माननीय न्यायपालिका जैसी व्यवस्था को शर्मसार करने वाली घटना है कि किसी न्यायाधीश को ये कहकर कि आपका राजनीतिक या सामाजिक जीवन में किसके साथ क्या संबंध रहा है, या उन्होंने किसका केस लड़ा, जैसे हमारे यहाँ पूर्व कल्याण सिंह का, जैसा कि अभी वकील साहिबा बता रही थी कि उन्होंने केस लड़ा, और उदय यू ललित जी जो हैं एक अच्छे वकील हैं और एक अच्छे वकील रहे हैं और एक अच्छे जज हैं, ये सर्वमान्य है। लेकिन इस तरीके से चीज़ों को अड़ंगे डालना, इस तरीके से चीज़ों को टालना, ये शायद देश के राष्ट्र के हित में नहीं है। हम सब मंदिर चाहते हैं, एक भव्य मंदिर देखना चाहते हैं, और इस देश की शायद जन आकांक्षा भी यही है कि एक भव्य मंदिर का निर्माण हो। अब मसला इस बात पे आता है कि सरकार इसको कैसे प्रोसीड करेगी, क्या सरकार की प्रक्रिया होगी। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट तौर पे कहा अपने कुछ दिनों पहले एक चैनल पे, ANI के चैनल पे कहा कि अध्यादेश का अभी विषय ऐसा नहीं है। ठीक है, अध्यादेश का विषय नहीं है। न्यायपालिका का हम सब सम्मान करते हैं, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, और हम चाहते हैं कि जितनी सौहार्द और समरसतापूर्ण से इस राम मंदिर का विषय सुलझ जाए, ये देश के हित में और समाज के हित में है, क्योंकि हम सबको एक साथ समाज लेकर भी आगे बढ़ना है। हम नहीं चाहते कि राम मंदिर के विषय को लेकर हम फिर से अपनी सड़कों को लाल करें और खून की नदियां बहें और दंगे फसाद हो और अशांति और अस्थिरता का माहौल राजनीतिक रूप से बने। अमित कुशवाहा जी थोड़ा सा पहले से माइल्ड हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि अध्यादेश नहीं, अगर कह रहे हैं प्रधानमंत्री तो नहीं सही, कोई बात नहीं। हालांकि पहले संघ ये कह चुका था कि देखिए कोई भी पार्टी अध्यादेश लाए लेकिन बनना चाहिए, और कोई भी इस दिशा में आगे बढ़े हम उनका ही समर्थन करेंगे। लेकिन अब शायद परिस्थितियां थोड़ा बदलती भी हैं और सियासत ऐसी चीज है कि स्टैंड भी बदल जाता है। बदलने पर नहीं सुब्रा जी, ऐसा है कि ये टीवी चैनलों पे जो डिबेट चलती है, इससे तो मंदिर बनेगा नहीं। पहले इस चीज को समझने की जरूरत है कि हमारी बड़ी बहन रंजना दीदी उसमें अधिवक्ता भी रही हैं, वो बेहतर आपको समझा भी सकती हैं कि इस पूरे मुकदमे में एकमात्र राजनीतिक दल जो इसको शुरू से लड़ता आ रहा है वो है अखिल भारत हिंदू महासभा। ठीक है, और बाकी कोई भी राजनीतिक दल इसमें पक्षकार नहीं है, एक बात। दूसरी बात इसमें यह है कि सब जने, ये जो सूट चल रहा है, ये टाइटल सूट, ये सिविल सूट है। जमीन जिसको मिलेगी मंदिर वही बनाएगा, चाहे उसमें ना भाजपा, ना संघ, ना आपकी समाजवादी, ना BSP, ना कांग्रेस, कोई उसमें नहीं है। ये जो राजनीतिक दल है ये सब मिलके 100 करोड़ इस देश के हिंदुओं को छल रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव तक इसको टालना चाहने की पूरी वो षड्यंत्र चल रहा है इसको लेकर। कौन कौन से वो राजनीतिक दल हैं? वो सबसे पहले तो आपकी कांग्रेस है, पहली जिम्मेदार कांग्रेस है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब क्योंकि एकदम अंतिम मौका आ चुका है, तो मुझको लगता है कुछ सत्ताधारी दल हो सकता है कि उसका भी इंटेंशन ऐसा आ गया हो। खुल के बोलिए ना, ऐसे डर डर के क्या बोल रहे हैं, खुल के बोलिए।
खुल के भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल है, और कौन से है? हाँ, तो खुल के बोलिए कि ऐसा लग रहा है क्या होता है, मतलब समाजवादी पार्टी है, लगती है समाजवादी से आप आशा नहीं कर सकते। नहीं, ठीक, क्योंकि उन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाई। कांग्रेस सत्ता में है सर, बीजेपी चूंकि सत्ता में है, दिया था राम सेतु पे, बीजेपी चूंकि सत्ता में है, शुभ्रा जी, बीजेपी चूंकि सत्ता में है, अब क्या मांग है आपकी? क्योंकि कांग्रेस तो सत्ता में है नहीं। 2019 में जो इलेक्शन होने वाला है उसके बाद क्या होगा, जो भी पार्टी सत्ता में आएगी उससे आप पूछेंगे, लेकिन अभी जो पार्टी सत्ता में है उससे अब क्या चाहते हैं? अब चूंकि हम देख रहे हैं कि तारीख आगे बढ़ रही है और सिर्फ तारीखें ही मिल रही है इस केस में। शुभ्रा जी, मैं इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को चेताना चाहता हूं कि जिस तरीके से 3 राज्यों में इनको जो है घातक इनकी स्थिति हुई, ऐसी स्थिति आगामी लोकसभा चुनाव में ना आए। पूरे दिल से, तन मन धन हर तरीके से ये राम मंदिर के लिए आगे आ जाए खुल के, क्योंकि सरकार विकास पे नहीं चुनी गई, सरकार जो है हिंदुत्व पे चुनी गई, राम मंदिर पे चुनी गई। 100 करोड़ हिंदुओं ने इन पे आस्था व्यक्त की। तो उसको देखते हुए इनको मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इनको हिंदुत्व की पटरी पे आगे आना पड़ेगा। और सभी दल, जितने भी दल हैं जो हिंदू समाज के वोट पा रहे हैं, चाहे अगर वह हिंदू अगर सपा को वोट देता है, बसपा को देता है, कांग्रेस को देता है, लोक दल को देता है, ये सब जाके समुद्र की तरह एक जाके कांग्रेस की झोली में जाके वो वोट पहुंच जाते हैं। और उनसे किसी भी कीमत पे आशा नहीं है कि वो राम मंदिर के लिए कुछ करेंगे, क्योंकि वो कोर्ट के अंदर विद एफिडेविट कहते हैं राम जी थे नहीं। तो एक मात्र 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का केस भारतीय जनता पार्टी। अब सवाल ये है अजमल खान साहब, पूरी उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी की आंखें खुलेंगी। अजमल खान साहब, ठीक है, आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार की आंखें खुलनी चाहिए। अजमल खान साहब, लेकिन सवाल आप लोगों पर आज ज्यादा बड़ा है और बार बार ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष बार बार इसे खींचने की कोशिश कर रहा है। आप AIMIM के सदस्य के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दर्शकों को एक बार मैं बता दूं, जो मुस्लिम पक्ष पर आरोप लग रहा है सर, उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, मस्जिद भी हमारी टूटी, आरोप भी हमारे ऊपर है, तो कोई बात नहीं, हम इस आरोप को स्वीकार करते हैं। मुकदमे में जल्दी हमको हमारी मस्जिद वहाँ वापस बननी चाहिए, एक बात हुई। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, मैं समझता हूँ उस पर कोई कमेंट नहीं होना चाहिए। हमारी न्यायिक व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था है, जो कुछ भी वहाँ हमारे ऑनरेबल जजेज ने किया वो सारे लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। उस पर मैं एज ए वकील भी, एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ दी MIM भी, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया भी कोई कमेंट नहीं करना चाहता। नहीं, कमेंट जज के फैसले पर नहीं है, कमेंट जुडिशरी पर नहीं है, क्योंकि ये फैसला, देखिए मैं बता दे रहा हूं, आप सवाल मेरा सुन लीजिए पहले, क्योंकि आपने अपनी बात शुरुआत में रखी और फिर खामोश हो गए। सवाल मेरा ये है कि जस्टिस UU ललित पर जो सवाल खड़ा किया गया वो डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली खड़ा किया गया। ये पहले कहा मुस्लिम पक्ष के वकील ने कि देखिए उनका इतिहास ये है, देखिए उन्होंने केस लड़ा था कल्याण सिंह के लिए, और उसके बाद उन्होंने ये कह दिया कि मैं बस इंफॉर्मेशन ये दे रहा हूं, सिर्फ ये जानकारी दे रहा हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि वो केस से खुद को अलग कर लें। अब जस्टिस UU ललित, अगर कोई भी सेंसिबल इंसान होगा, जैसा कि रंजना जी कह रही हैं कि उन्हें यह लगा कि शायद मुझ पर पक्षपात करने का आरोप लगाया जा रहा है, इसलिए बाद में सवाल खड़ा हो, मैं अभी ही खुद को अलग कर लेता हूं, तो ये सवाल जुडिशरी पर नहीं है, ये सवाल लोगों की मानसिकता पर है कि जुडिशरी को भी सियासत से अलग नहीं रख पा रहे हैं कुछ लोग। शुभ्रा जी, जवाब देने दीजिए पहले। शुभ्रा जी, एक जवाब देने दीजिए सर। जिस दल से आप प्रश्न कर रही है उस दल की जब पृष्ठभूमि पे आप जाइए, ये वो दल है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं कहते हैं, गलत आरोप ना लगाइए आप। वो दल कहता है, आपको मालूम नहीं, जाके फिर से देखिए, 15 मिनट के लिए आप फोर्स हटा दीजिए। अरे आप गलत बयानी क्यों कर रहे हैं? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नहीं कहा ये बात। इस तरीके से ओवैसी जी के स्टेटमेंट आते हैं। अजमल खान साहब, उस दल से क्या उम्मीद करती कि राम मंदिर के लिए? अजमल खान साहब को बोलने दीजिए, बस ठीक है। अजमल खान साहब बात रखिए। रंजना जी यहाँ बैठी हैं, वो सेक्शन 24 CPC का प्रोविजन जानती हैं और लोग वकील हैं कि नहीं। हमारे यहाँ लोअर जुडिशरी में भी इस ग्राउंड पर ट्रांसफ़र एप्लीकेशन मूव होती है कि जो खिलाफ पार्टी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो जज साहब हैं उनके रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, दूर से जानते हैं, और यहाँ पर सारी कोर्टें इस बात को अगर ये प्रूफ हो जाए तो वहाँ से केस ट्रांसफ़र कर देती। एक बात कही गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर CPC के दायरे में, कानून के दायरे में, जज साहब ने अपने आप को अलग कर लिया। मैं समझता हूँ कि जो जुडिशियल नॉर्म सेटअप हैं हिंदुस्तान के अंदर उसके तहत काम हुआ है, इसलिए इस पर कोई कमेंट नहीं होना चाहिए।
आप ये रंजना मानते जी, हैं? एक सेकंड, रंजना जी से चूंकि उन्होंने इनसे कहा पूछना है, चाहता हूं मैं एक सेकंड आ रही हूँ, आप सवाल कर लीजिएगा, लेकिन रंजना जी चूंकि ये कानूनी पक्ष है इसलिए आप बेहतर समझा पाएंगी। जो बात कह रहे हैं कि ऐसा लोअर कोर्ट्स में भी होता है कि अगर रिश्तेदारी निकल आती है तो बदल जाते हैं जजेस। नहीं, ऐसा होता है, ठीक है, सीपीसी का प्रोविजन भी ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ पर इस बात का ये नहीं है कल्याण सिंह क्या टाइटल सूट में पार्टी हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी टाइटल सूट में पार्टी है, क्या जस्टिस यू ललित जो टाइटल सूट इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा था उसमें कभी अपीयर हुए, क्या उन्होंने कोई एफिडेविट लगाया, क्या कभी वो देखने आए, क्या वो कभी टीवी चैनल में उन्होंने रिप्रेजेंट किया रामलला को? नहीं। जब असलम भूरे की याचिका फाइल हुई कंटेम्प्ट पिटीशन 1997 में, तब कल्याण सिंह उसमें अपोजिट पार्टी चूंकि कंटेम्नर की तरफ से उन्हें इम्प्लीट किया गया था, उसमें वो अपीयर हुए। तो कहाँ की ढपली और कहाँ का राग, कहाँ कंटेम्प्ट मैटर में इंडिविजुअल कल्याण सिंह और कहाँ रामलला का मैटर, ये आक्षेप लगाया, ट्रांसफर मूव किया जाता है, वैलिड ग्राउंड्स होने चाहिए, आक्षेप लगाया गया, सरासर गलत लगाया गया। लेकिन जस्टिस यू ललित का इसमें साहस और उनकी हिम्मत कि कम से कम लोगों के साथ सामने ये मैसेज जाए कि उन्होंने पक्षपात रहित न्याय करने की बात अगर सौगंध खाई होगी कॉन्स्टिट्यूशन की तो उन्होंने प्रूव किया। लेकिन ये जो हरकत हुई है ये बहुत अनफॉर्चुनेट थी। अजमल जी, एक बात आपने कही है अभी कि जब लोअर केस में ट्रांसफ़र केसेज होती हैं तो उसमें नाते रिश्तेदार को भी देखा जाता है। नाते रिश्तेदार वाला जो आरोप है इसमें न कहीं गोगोई जी भी आते हैं। क्या आप इस सम्मानित चैनल से यह मांग करते हैं कि गोगोई जी को भी इस बोर्ड से हट जाना चाहिए? इस पर स्पष्ट करिए। दूसरा, जो आप कह रहे थे जब मंदिर मेरी गिराई गई, मंदिर आपकी नहीं थी, वो मंदिर गिरा करके और आक्रांता द्वारा मस्जिद का एक ढांचा तैयार किया गया था जबकि अंदर रामलला विराजमान थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अरे बिल्कुल थे, आपको इसका ज्ञान नहीं है, आपको इसका ज्ञान नहीं है। हमेशा रही है, वो मस्जिद कभी नहीं रही है, वो हमेशा जन्मभूमि रही है। समझने की कोशिश करो, आप लोग इस तरह की बात नहीं कर सकते। वहाँ पर कोई भी मंदिर को तोड़ के एकदम कोई भी इस तरह का कोई तथ्य नहीं। सुनिए, आप लोग समझदार लोग हैं, आप भी ये जानते हैं कि यहाँ पर बैठकर ये फैसला नहीं होगा। अब्दुल मतीन खान के पास मैं जा रही हूँ सर, मैं आऊंगी आपके पास। एक सेकंड सर, मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी सर, मैं आऊंगी। आपकी बात आ गई, नहीं आपकी बात आ गई, आपने रंजन गोगोई पर सवाल खड़ा कर दिया, आपकी बात आ गई। रंजन गोगोई को भी आपने खींच लिया इसमें। मुझे लगा था कि ये सिर्फ साधु संत तर्क देते हैं, लेकिन आपने भी वही तर्क नहीं, हम बिल्कुल साफ कर रहे हैं व्यक्ति विशेष के तौर से। यदि इनका ये आधार है तो यहाँ से ये मांग करें कि आप नहीं आए हैं यहाँ पर सर, याद रखिएगा। अजमल आप खान बीजेपी जी की पढ़े ओर से लिखे हैं, आप आदमी, सत्ताधारी एक पार्टी की ओर एडवोकेट से यहाँ होकर पर आए हैं, इसलिए जो कुछ भी आप कह रहे हैं वो ये कहा जाएगा। आप जो कुछ भी, मुझे लगता है सर सबके लिए सम्मान है, आप और ये समझदार आदमी है तो सम्मान का आप जो कुछ भी यहाँ पर कह रहे हैं वो बीजेपी का स्टैंड हम मानकर चल रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर कुछ भी कहने के लिए आपको यहाँ पर नहीं बुलाया गया है। आप बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर आए हैं। आप यहाँ पर आप जो कुछ भी कह रहे हैं, आप जो कुछ भी कह रहे हैं बीजेपी का स्टैंड माना जाएगा सर। भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी आप कह रहे हैं ये दोहरापन नहीं चलेगा, ये दोहरापन नहीं चलेगा, दोहरापन नहीं चलेगा। जो कुछ भी आप कह रहे हैं वो बीजेपी के प्रवक्ता के नाते कहिए। जो आपको लगता है कि पार्टी के नाते नहीं कहा जाना चाहिए वो आप मत कहिए। आप ये चीज आप नहीं डिसाइड करेंगी। ये भारतीय जनता बीजेपी के प्रवक्ता पार्टी हैं आप, बीजेपी के प्रवक्ता हैं आपके नहीं है। आज सीधी सी बात है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं सीधी सी बात आपके नहीं है। है। मैं सवाल पूछ रहा हूं, अगर आप हैं बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहती है कि क्या अपनी बात, भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहती है नहीं सर, कि क्या अजमल खान ये चाहते हैं व्यक्तिगत बात नहीं, माननीय दयाशंकर दुबे व्यक्तिगत बात करने के लिए व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूं मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। माना जाएगा, ये पार्टी की बात हो रही है। ठीक है, अजमल खान जब उनकी तरफ से सवाल सुन लीजिए, आप क्या कहेंगे वो बात की बात है। सर मैं आऊंगी आपके पास, फिर रख लीजिएगा। सवाल मेरा एक है, लगातार बार बार आप नहीं बोलेंगे ना, और भी लोग हैं बोलने के लिए। न्यायमूर्ति जो है, मुख्य न्यायमूर्ति है, उनको हटा दिया जाए। तो ये मांग कर रही है, अब्दुल मतीन खान जी को राजनीतिक तौर से यूज किया गया। अब्दुल मतीन खान, एक सेकंड, 100 करोड़ से ज्यादा की प्लीज संपत्ति के प्लीज मालिक प्लीज बने। आप लोग ये मत दिखाइए कि आप इस तरह से डिबेट्स करते हैं। जैसे मैं सवाल पूछ रही हूँ, जब सवाल पूछा जाए तब जवाब दीजिएगा, और प्लीज एक के ऊपर एक मत बोलिए। जो स्तर है उसको बनाकर रखिए। अब्दुल मतीन खान से अभी तक सवाल नहीं हुआ है। मतीन साहब,
आप लोगों पर आरोप ये है कि अगर ये मामला टल रहा है तो फायदा किसको है? आप लोगों को है क्या? आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो कोर्ट का फैसला आने वाला है वो पक्ष में नहीं जाएगा, इसलिए बार बार तारीख पर तारीख खींच लाने के लिए आप लोग नए नए हथकंडे अपना रहे हैं? जवाब दीजिए मतीन साहब। बुनियादी तौर पे भाजपा ने तस्लीम कर लिया है हाँ। कि देश का मुसलमान बड़ा शक्तिशाली है, इसलिए कि स्टेट में भी सरकार उनकी है और सेंट्रल में भी उनकी सरकार है। आप देख लीजिए शुभ्रा जी, बुनियादी तौर पे इनका सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पर इस तरह का कमेंट बुनियाद पे देखिए, यही तो आप कर रहे आपकी विचारधारा समझ लीजिए। सबको दिखाइए कैसे लड़ रहे हैं। अगर आप स्मार्ट हो तो दिखाइए सबको। मुस्लिम लीग अच्छा आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आप करम पर नहीं है यहाँ, अपने सच्चे में है, अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों के सच्चे में आपके रहमत करम पर नहीं है। आप बात सुनिए, दिमाग का इलाज कराइए जाके कहीं पे, आप जाके पढ़ के आया करिए, ऐसे ना बैठ जाया करिए टीवी पे। बुनियादी बात समझ लीजिए। इलाज की आपको जरूरत है। अरे अभी हमने कहा आप जाइएगा जाके साइंटिफिक कहीं दिखाइएगा। अब सुन लीजिए, अरे बीजेपी के प्रवक्ता जी जरा सुनने की जहमत करिए। आपने इतनी देर बोला, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। आप सुनिए, अरे सच्चाई सुनिए। अरे बाबा बाबा, आपका सर्टिफिकेट आपको मुबारक, आप बाबर वाले हैं, आप है बाबर वाले, आप नफरत फैलाने वाले हैं, आप देश के अंदर हिंदू मुसलमान को बांटने वाले हैं, आप हैं, आपकी ये मानसिकता बता रही है कि आप बाबर वाले हैं, वो आक्रमणकारी थे, आप आक्रमणकारी बन गए हो। ये है, ये आपकी मानसिकता। बात समझिए। अब आप सुन लीजिए, शिशिर चतुर्वेदी जी बुनियाद पे आइए। अभी आज पूरा प्रोमाइसेस देख लीजिए कि 5 जजेस हैं गैर हिंदू गैर मुस्लिम। देखिए आपको यही आपत्ति आ गई, हिंदू मुस्लिम आप लीजिए, करने लगे तुरंत। सुनिए तो आपने देखा कि मैडम जी आपने इतनी बातें कही, मैंने कुछ नहीं कहा। आपने तुरंत आपत्ति आ गई, मैंने तो कोई बात भी नहीं की। हम घबरा नहीं गए, आप जो इतना चिढ़ गए। अरे बात तो सुनिए, बात तो सुन रहे, वो तो देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। इतनी सम्मानित वकील है, आप सुनिए। वो तो सब कोई देख रहा है। 5 जज जो है वो गैर मुस्लिम है। अगर यही पासा अलग होता कि यही 5 जज अगर गैर हिंदू होते तो ये लोग जो भाजपा के दयाशंकर दुबे जी बैठे हैं, ये जो चतुर्वेदी जी बैठे हैं, इनके जैसे लोग पूरे हिंदुस्तान में न्यायपालिका में हिंदू मुसलमान करने लगे ना आप, न्यायपालिका में भी हिंदू मुसलमान करने लगे। मतीन साहब बढ़िए मत इस तरह सुधराइए देश। मतीन साहब हिंदू मुसलमान मत करिए सर, कहीं भी नहीं छोड़ा आपने, कोई भी ऐसा पक्ष नहीं छोड़ा, हर जगह हिंदू मुसलमान मत करिए सर। मतीन साहब आप बहुत गलत बात कर रहे हैं। नहीं, आप इस तरह से नहीं कह सकते। अमित कुशवाहा जी एक सेकंड, मतीन साहब लगातार मत बोलिए सर, भाषण नहीं चल रहा है। मतीन साहब भाषण नहीं चल रहा है, मतीन साहब भाषण नहीं चल रहा। अमित कुशवाहा कुछ कहना चाह रहे हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से न्यायपालिका को हिंदू मुसलमान बनाकर देखा जा रहा है, ये बिल्कुल शर्मसार करने वाली बात है। और आप मेरी बात सुनिए, आप किस मस्जिद की बात कर रहे हैं? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये देश इस तरीके से कभी नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल गलत है। कुछ तो ख्याल रखिए। अजमल साहब आपको भी यही लगता है क्या कि अगर न्यायपालिका को भी हिंदू मुसलमान करने लग जाए तो फिर रह क्या जाएगा इस देश में? बिल्कुल गलत है। अजमल साहब इन्हीं की तो आग लगाई है। अजमल साहब अगर आप थोड़ी देर कर्नल साहब चुप रहें। देखिए रंजना जी ने एक बात कही जी, रंजना जी बाखूबी जानती हैं कि जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ
तो उस वक्त इसी केस के सिलसिले में वहाँ पर जो एफिडेविट दाखिल था वो उस वक्त के हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव का, चीफ मिनिस्टर साहब का, कल्याण सिंह का एफिडेविट दाखिल था, और उसी केस के रिलेशन में कंटेम्प्ट चला। तो रंजना जी सेक्शन 24 के सीपीसी के प्रोविज़न को भी जानती हैं और ये जानती हैं कि जो कुछ बात वहाँ कही गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कोई गलत बात नहीं कही गई। और अगर जस्टिस यू ललित ने अपने आप को उस बेंच से हटा लिया है तब भी उन्होंने सही किया। ये हमारे देश की कानून व्यवस्था है, वो उसी तरह से चलनी चाहिए। बाकी जिन लोगों को ये लगता है कि देर हो रही है उनके अपने ग्राउंड्स हो सकते हैं, लेकिन जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ मैं समझता हूं कि उस पर किसी तरह का कोई कमेंट किसी को नहीं करना। हिंदुओं के धैर्य की परीक्षा अजमल खान साहब, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। अजमल खान साहब, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। सवाल ये है कि क्या जुडिशरी को हिंदू मुसलमान में बांटना ठीक है? जुडिशरी को सर हिंदू मुसलमान में बांटना ठीक है? इसका जवाब भी दे दीजिए अजमल साहब। देखिए, जुडिशरी को हिंदू मुसलमान में नहीं बांटा जा सकता, चाहे ये पक्ष कर रहा है चाहे वो पक्ष कर रहा है, दोनों गलत कर रहा है। जो लोग ये बात कह रहे हैं कि लगातार सुप्रीम कोर्ट देर कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं उसी तरफ उंगली उठा रहे हैं। ना ये पक्ष बांट सकता है ना वो पक्ष बांट सकता है। ठीक है, अमित कुशवाहा अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं दयाशंकर दुबे जी के पास जाऊंगा। कह रहा था कि जैसे कि अभी अजमल साहब ने कहा कि वहां मस्जिद थी जी, बिल्कुल थी, उस ढांचे को गिराया गया 1992 में, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन रुकिए मतीम साहब प्लीज, आप क्या स्वीकार करें? दिमाग इलाज कराने की बात कर लेकिन रहे हो, एक बात स्पष्ट तौर पे वहां पर मंदिर था। एक दूसरे को ऐसे इंटरप्ट मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता है सर, अच्छा नहीं लगता है। आप लोगों को सुनते हैं लोग, एसआई की 3 रिपोर्ट कहती है। अमित कुशवाहा को बात पूरी करने दीजिए। शिशिर चतुर्वेदी और मतीन खान, मैं आप दोनों से गुजारिश कर रही हूँ। पर मस्जिद शिशिर चतुर्वेदी और मतीन खान, मैं आप दोनों से एक बार गुजारिश कर लूं कि अगर मैं आप लोगों के पास आऊं तब बोलिएगा। बीच बीच में बोलते हैं, दिक्कत होती है, अच्छा नहीं लगता है। जो लोग भी देख रहे हैं वो समझते हैं कि पता नहीं लोग एक दूसरे को बोलने नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। अमित कुशवाहा जी अपनी बात पूरी करिए। ये मुद्दा हिंदू मुसलमान का जिस तरीके से बना दिया जाता है बार बार, ठीक है, विषय को दरकिनार करके हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना दिया जाता है। अभी आपने सुप्रीम कोर्ट के जजों को हिंदू मुसलमान में बांट दिया, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। दूसरी बात है कि वहां पर मंदिर था और उस ढांचे को गिराकर मंदिर बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई 1992 में। इस पर कोई, प्लीज मतीन साहब प्लीज, मैं आपसे कह रहा हूं अभी शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। वहां पर अब राम मंदिर ही बनेगा ऐसा सर्व समाज मानता है, इस पर कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज, वो मस्जिद, आप जिस मस्जिद की बात करें वो शियों की है। आप वसीम रिजवी के भाई आ गए, ये देखिए वसीम रिजवी के भाई आ गए, आप जिस तरीके से भाई आ गए, उनकी तर्जुमानी करने लगे। मतीन साहब, आप मेरी बात को पूरी हो जाने दीजिए। आप जिस तरीके से अपना मालिकाना, फिर आप पीछे 40 साल बात सुन लीजिए मतीन साहब, मैं आ रही हूँ आपके पास। लड़ा नहीं सकते आप अपनी फेनेटिक राजनीति के माध्यम से हिंदू मुसलमान के, ये देश हमेशा एकजुट रहा है, समृद्ध समाज रहा है और एकजुट रहेगा। आप इन मुद्दों को उठाकर देश को बांट नहीं सकते। नहीं मतीन साहब, आप जैसे कट्टरवादियों ने, आप दयाशंकर दुबे जी अपनी बात रखिए सर, एक सेकंड दयाशंकर दुबे अपनी बात रखिए। मतीन जी, ये रेडियो बंद करेंगे 1 मिनट के लिए? तो 1 मिनट या 2 मिनट में ले लूं। आप 10 मिनट बोलिए, मगर जब हम बोले तो आप भी नहीं, बीच में बोलेंगे तो मुझे कुछ नहीं बोलना है, पहली बात। और यदि बीच में नहीं बोलेंगे तो मैं तथ्य पर रखूंगा। टाइम वेस्ट होता है इस तरह से, गलत बोलने का मौका सबको दीजिए, टाइम वेस्ट होता है इस तरह से। दयाशंकर दुबे जी अपनी बात रखिए प्लीज। जी मेरा मानना ये है कि मंदिर का जो निर्माण है ये महत्वपूर्ण विषय है हमारी पार्टी के लिए, नंबर 1। नंबर 2, कोई न कोई कारण गिना के, कोई न कोई एफिडेविट डाल करके, जबकि इसको लेट करने की कोशिश की जा रही है। नहीं तो आप हमारी उत्तर प्रदेश, एक बात बताइए, आप जुडिशरी के विवेक पर सवाल खड़ा कर रहे हैं।
मुझे नहीं नहीं, लगता है आपके एक सेकंड आपका डांट पूरा सर, आप सुनने लोग, का मैं सुन अधिकार रही है, हूँ, लेकिन मैं सुन आपके रही हूँ आप लोग चैनल किस पर तरह एक से मिनट डिबेट तो कर रहे निर्विवाद कोई हैं। बोल मैं सके। सुन रही हूँ सर, बहुत देर से सुन ही रही हूँ मैं तो मत बोल सुनिए, कहा आप रही फिर हूँ मत कुछ। सुनिए ना, आप आपकी मुझे इच्छा में बताइए, नहीं होता। आप मुझे बताइए ना आप कह साहब, दीजिए कि आप मुझे भारतीय जनता बताइए ना पार्टी साहब, बहुत जो बुरी है, पहली नहीं टिप्पणी बनाना आपने चाहती की है, आप है, खुद कह दीजिए। आपने जो पहली टिप्पणी की है उस पर मैं काउंटर क्वेश्चन कर रही हूँ, नहीं, उसमें भी counter आपको question दिक्कत नहीं, है, कैसा counter सवाल question आपसे है? नहीं हो। सेंटेंस पूरा नहीं होता, सुन उससे पहले लीजिए counter आ सर, जाता है सुन आपका। लीजिए सर, आप मुझे नहीं बताएंगे कैसे क्वेश्चन पूछना है, आई नो नहीं दैट। तो ठीक है, आप you एक do it. सेकंड, If you are एक so सेकंड, learned, एक you सेकंड, do it yourself. आपके पास जवाब नहीं है You do क्या? it yourself. जवाब नहीं Then है you क्या? don't ask the party सर some जवाब नहीं है questions. क्या? जवाब नहीं है क्या? आपको लगता मैं है ऐसा आपसे तो नहीं सिर्फ है? ये पूछ रही लगता है हूँ, ऐसा तो नहीं है? मैं जिस तरह आपसे से ये आप पूछ ऐसे रही व्यवहार हूँ, करेंगी, जवाब जिस तरह अगर से है, आप व्यवहार करेंगी, अगर तो जवाब आप है ये तो कह रहे सवाल हैं, का तो मैं कह रहा सुन हूं, लीजिए मेरे पास सर। ऐसा कोई जवाब नहीं है इस तरह का। अगर जवाब है तो वो सवाल समझ सुन बोला, लीजिए, उसके बीच में आप रोक देंगी। सवाल सुन लीजिए सर। सवाल ये है कि क्या आप सवाल आपको जुडिशरी कहा था ना, के, जो शुरू में आप सवाल पूछ लीजिए। जुडिशरी के, नहीं आपने जो कहा है उसमें से काउंटर क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, फिर से एक बार बता दूं मैं आप आपको, कृपा करके पूरे एक बार, sentence को एक complete कर सेकंड, लीजिए, नहीं नहीं, आपसे सुन हाथ लीजिए, जोड़ के मेरी प्रार्थना सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, सुन लीजिए, काउंटर क्वेश्चन सुनने का भी जरा धैर्य रखिए, ऐसे नहीं सत्ताधारी नहीं, पार्टी में कुछ आप भी मत हैं। बोल दीजिए ना मैडम, आप यहाँ सुनिए बैठिए, तो सर, कुछ भी ना बोलिए इस चैनल जुडिशरी, पर। जुडिशरी इस के, चैनल पर मत बोलिए, कोई आपको, अपना सम्मान खो के आप नहीं भी जाएगा, कुछ ये मत याद बोलिए रखिए। सर, सर, अपना सर, सम्मान खोकर नहीं सर, बैठेंगे यहाँ पर। सम्मान अपना खोना, आदर पूर्वक आप सम्मान बहुत खोने की बात कह रहे हैं आप, एक सेंटेंस सवाल पूछने से। अच्छा, सत्ताधारी पार्टी की दिक्कत यही है कि जब सवाल पूछा जाता है, जब सवाल पूछा जाता है तो आपको लगता है कि सम्मान खो गया है, जब सवाल पूछा जाता है तो आपको लगता है कि सम्मान खो गया, जब सवाल पूछा जाता है तो आपको लगता है कि सम्मान खो गया। सर, सवाल पूछना अधिकार है हमारा, सवाल पूछना अधिकार है हमारा साहब, सवाल पूछना अधिकार है हमारा साहब, सवाल पूछना अधिकार है हमारा, कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता, सवाल पूछना अधिकार है। आप नहीं बताएंगे, आप नहीं बताएंगे, जुडिशरी के विवेक पर आप सवाल खड़ा करेंगे तो सवाल पूछा जाएगा आपसे। मैं फिर से कह दूं आपको, आप ये कह रहे हैं कि बार बार कोशिश की जाती है, जुडिशरी, एक सेकंड, सवाल सुनेंगे आप मेरा, जुडिशरी के विवेक पर सवाल खड़ा होकर आप आगे नहीं बढ़ सकते सर। सवाल तो मैं आपसे पूछूंगी, जुडिशरी के विवेक पर क्या आपको भरोसा नहीं है, जो आप कह रहे हैं कि बार बार कोई ना कोई याचिका डाल के आगे बढ़ा दिया जाता है, कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही तो फैसला करती है जुडिशरी। जवाब दीजिए। जनता पार्टी ये समझ रही है इस बात को कि लोकतांत्रिक देश में सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और सम्मान दिया जाता है। अच्छा, हमारी विरोधी पार्टियां हैं, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं जो कोई ना कोई बहाना बना करके इसको डिले करवा रहे हैं। कोई कहता है चुनाव के बाद, यानी कांग्रेस पार्टी कहती है, हाँ, कोई ना कोई कहता है, उसमें मतीन भाई जैसे लोग। अच्छा, प्रेस रूम में आ गया। दूसरी बात ये इनको कि खाली आज जिस तरह का माहौल बना हुआ है, अब ये खोजा जा रहा है कि ये सिर्फ माहौल बना रहे हैं, ये इलेक्शन 19 का माहौल बना रहे हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं। सिर्फ इनका मकसद ये है कि नफरत पैदा करना। रंजना गोगोई जी, सवाल करें, जैसे करे मुस्लिम लीग ने मोहब्बत के साथ बनवाया था, मुस्लिम लीग ने देश को बनवाया था। रंजना अग्निहोत्री जी, रंजना अग्निहोत्री, एक सेकंड, शिक्षा की जरूरत है ज्यादा है। बस ठीक है सर, पानी पी लीजिए, पानी। रंजना अग्निहोत्री जी, सवाल ये है मैम कि जुडिशरी को अगर कटघरे में खड़ा किया जाता है या फिर उस पर सवाल खड़ा किया जाता है, उसके विवेक पर सवाल खड़ा किया जाता है, तो ये तो दोनों पक्ष कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी की ओर से बार बार इस तरह के बयान आ रहे हैं, यहां तक कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सत्ताधारी पार्टी के, उन्होंने ये नसीहत दे डाली थी सुप्रीम कोर्ट को कि आस्था का ख्याल रखना चाहिए। अब देखिए हिंदू मुसलमान हो रहा है जुडिशरी को लेकर के, तो ये पूरा जो पैटर्न है वो कितना खतरनाक है मैम, एक वकील होने के नाते। देखिए शुभ्रा जी, जुडिशरी पर क्वेश्चन करना जी, ये बहुत ही दुख की बात है। हाँ। अगर हम राजनीतिज्ञों पर क्वेश्चन करते हैं, पत्रकारों पर क्वेश्चन करते हैं और देश को बचाने के लिए सिर्फ एकमात्र जुडिशरी है, उस पर भी अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारा समाज, हमारा देश और हम कहाँ जाएंगे, ये बहुत ही दयनीय प्रश्न है। इस प्रश्न को हमें सिरे से विचार करना चाहिए। दूसरी बात रह गई, जो लोग कह रहे हैं आस्था की बात या जो भी बातें कह रही हैं, उनके कहने के तरीके बहुत गलत हैं। संविधान के दायरे में आर्टिकल 25 कहता है एवरी पर्सन ऑफ इंडिया इज फ्री टू प्रोफेस
प्रोपोगेट इट्स रिलीजन। और संविधान में ही जो प्रियम्बल है उसमें भी आस्था और विश्वास को माकूल स्थान दिया गया है। सवाल ये है कि यहाँ पर जो 120 इश्यूज फ्रेम हुए थे इस टाइटल सूट में, उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू जो था वो आस्था का भी था। उस इशू को माननीय उच्च न्यायालय ने संविधान के दायरे में और ऐतिहासिक तथ्यों के दायरे में उसको निर्णीत किया और हिंदुओं की आस्था। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि इसे हम सिर्फ टाइटल सूट के तौर पर देख रहे हैं, सिर्फ जमीन विवाद के तौर पर देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में ये जो गई है फर्स्ट अपील के फॉर्म में गई है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर नहीं है कि इसमें बहुत बड़ा संवैधानिक प्रश्न डिसाइड होने जा रहा हो। अपील गई है और अपील में दोनों पक्षों ने यही बात कही है कि जो 30 सितंबर 2010 को जजमेंट आया था उसमें क्या क्या गलतियां थी, उसी को निर्णय होगा, उसी को डिसाइड किया जाएगा। इतना ह्यू एंड क्राई मचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो न्यायपालिका पर उंगलियां उठाई जा रही हैं वो तो कतई भी ठीक नहीं है। देश का बड़ा दुर्भाग्य होगा अगर ऐसी स्थिति आती है। रह गई बात आस्था का प्रश्न, आस्था का इशू डिसाइड हो चुका है, वो पॉजिटिव रामलला के पक्ष में डिसाइड हुआ। थोड़े दिन हम वेट कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। तो क्या वेट एंड वॉच के लिए तैयार हैं हम शिशिर चतुर्वेदी? क्योंकि आप लोग अधीर हो जाते हैं बीच बीच में, अभी डिबेट के बीच में आप बोलने लग गए कि इंतजार नहीं हो रहा है और अब वक्त बीता जा रहा है। भाई जुडिशरी का एक प्रोसेस है, वो चल रहा है अपने स्पीड से। मैंने ये कहा कि 100 करोड़ हिंदुओं के देश में एक बार सब्र का बांध टूटा, ढांचा गिरा दिया गया। अब इतना टालना उचित नहीं है, एक बार फिर से सब्र का बांध ना टूटे। अच्छा, फिर क्या करेंगे आप लोग? सभी की जिम्मेदारी क्या करेंगे आप लोग? इसको जल्द से जल्द क्या करेंगे शिशिर चतुर्वेदी? ये भी बता दीजिए ना, क्या करेंगे? अगली बार क्या करने वाले हैं बता दीजिए सर। धज्जियां उड़ाई थी पूरे दुनिया के अंदर, देश के जो संविधान के धज्जियां उड़ाई थी लोगों ने। ये है बेसिकली, ये देश के बंटवारा यही है चाहते हैं, यही हिंदू मुसलमान का बंटवारा चाहते हैं, ये आस्था के नाम पर ये दहशत पैदा करना चाहते हैं। ये है बुनियादी चीज। ये देखिए अभी आपके चैनल पे सीधे धमकी दी है, क्या चाहे मैसेज देना चाहते हैं, आने वाली नस्लों को क्या मैसेज देंगे? ये इसी तरह नफरत फैलाएंगे, इसी तरह नफरत फैलाएंगे। क्या सब अरे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका इंतजार करिए। मुसलमान इस देश का, अल्पसंख्यक इस देश का, इस देश का माइनॉरिटी सुप्रीम कोर्ट की आवाज लगा रहेगा। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसको माने, वो सब सलाम करेंगे, उसको सब मानेंगे। आपकी तरह से नहीं चलेगा। रंजना जी, इंजेक्शन लगाया आपके। शुभ्रा जी, भारत की जनता ने सन 1949 से लेकर के 30 सितंबर 2010 तक रामलला के मंदिर बनने के फैसले की प्रतीक्षा बड़े धैर्य से की और फैसला 30 सितंबर 2010 को जो आया वो साक्ष्यों, प्रमाणों, ऐतिहासिक तथ्यों, एएसआई की रिपोर्ट और ठोस सबूतों के आधार पर आया। फैसले में जो देरी हुई उसमें विटनेसेस एग्जामिन किए गए, तमामों विटनेस एग्जामिन किए गए। कोर्ट की प्रक्रिया है, समय लगता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहुत जल्दी में किसी के साथ अन्याय हो जाए, एक इसका ये भी पक्ष है। और जस्टिस यू ललित ने अपने आप को अलग किया, वो भी बहुत अच्छा पक्ष है कि कहीं बाद में ऐसा ना हो जाए कि कोई दूसरा पक्ष कहे कि हमारे साथ अन्याय हो गया। थोड़ी देरी ही सही, लेकिन सभी पक्षों को बहस करने का अवसर मिलना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन नहीं हुए हैं अगर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखे जाएं, उनका अच्छे से एग्जामिनेशन हो जाए, तब जजमेंट आएगा। तो हमें नहीं लगता कि हमारे मतीन भाई को भी कोई आपत्ति होगी। इसीलिए हमें थोड़ी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता है नहीं। जब मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है तो हम सबको धीरज से काम लेना चाहिए। बिल्कुल, और आप कह तो रहे हैं मतीन खान, लेकिन मुस्लिम पक्ष के वकील की ओर से ही ये तथ्य रखा गया और उसके बाद से ही यूयू ललित ने ये फैसला किया। उनको करना पड़ा कि मुझे ये केस से अलग हो जाना ही ठीक है। रंजना जी ने खुद एक्सेप्ट किया है कि वो कर सकते हैं, वो तो बाकायदा उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। ऐसा तो है नहीं कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो या कोई असंवैधानिक बात कही उन्होंने। चलिए ठीक है, अमित कुशवाहा जी, अब आगे क्या? क्योंकि आप लोग शुरू से ये कहते रहे हैं कि इंतजार नहीं हो रहा है, कुछ लोग बहुत उग्र तरीके से कहते हैं, कुछ लोग समझदारी से कहते हैं। अब मैं ये मानकर चल रही हूँ कम से कम आप समझदारी से ये कहेंगे कि अब आगे की जो प्रक्रिया है उसे आप कैसे देखते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है या फिर सरकार से भी कुछ उम्मीदें हैं? सुब्रा जी देखिए, उम्मीदें तो पूरी हैं और पूरी ऐसी उम्मीद है कि ये सरकार अपने समय के अंतर्गत और सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा।
रही बात जो आज विषय बार बार बहुत तथ्यों और कुतर्कों में ये बहस चली जा रही है, आज विषय सिर्फ देरी के मसले का है कि ये देरी का राम मंदिर जैसा विषय जो शायद सभी की जन भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है, ये इतना दिनों तक टाला क्यों जा रहा है। हमारी सबसे बड़ी जो ग्रीवेंसेस है, शिकायत है, वो इस बात पे है कि इस मसले को जल्द से जल्द क्यों नहीं सुलझाया जा रहा है। हम सम्माननीय न्यायपालिका का, हम सब भारतीय, हम सब इस बहुसंख्यक भारतीय, इस तमाम इस देश में रहने वाले उस न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और न्यायपालिका निष्पक्ष रूप से अपनी राय रखती रही है और हमेशा रखती रहेगी। आज हमें बड़ा दुख हुआ कि हमारे सम्माननीय मतीन जी ने कहा कि अब इन्हें हिंदू और मुसलमान में देखा जाना चाहिए। इस तरीके से समाज नहीं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं आपकी बातों में बोल नहीं रहा था कि इस तरीके से समाज को बांटना, इस पूरे हिंदू समाज को बांटना, इस धरा पे रहने वाले सभी लोगों को इस तरीके से धर्म और जातियों में बांटना, ये बिल्कुल कतई आने वाली जनरेशन आप ये कह रहे हैं कि न्यायपालिका पर इस तरह सवाल खड़ा करना ठीक नहीं है। बिल्कुल जो लोग रंजन गोगोई को भी इसमें घसीट रहे हैं, उनका भी आप विरोध करते हैं? आज विषय उनको सुन करके भी आपको दुख होता होगा। चीफ जस्टिस गोगोई जी के एक संत समाज से भी ये बात आई कि चीफ जस्टिस गोगोई जी का भी संबंध कांग्रेस पार्टी के रहा है। यहाँ पर दयाशंकर दुबे जी भी तो ऐसे देखिए, उनका वो व्यक्तिगत, उन्होंने खुद कहा कि वो मेरा व्यक्तिगत वक्तव्य है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का विषय नहीं था। जी, थोड़ा सा क्षमा चाहता हूं। मैं पुनः स्पष्ट करना चाहूंगा इस चैनल से कि ये सवाल मैंने अजमल खान जी से पूछा था कि जब आप कह रहे हैं कि जब उनको वो अपने आप स्वतः हट गए क्योंकि उनके ऊपर ये आरोप लग गया और आपने खुद कहा था कि लोअर कोर्ट में ऐसी व्यवस्था है कि रातें रिश्तेदारों को देखा जाता है और वो हट जाते हैं, तब मैंने कहा कि क्या इसी तरह का विचार आप गोगोई जी के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि गोगोई जी भी उसी तरह के परिवार से आते हैं जो किसी न किसी राजनीतिक परिवार में किसी को कोर्ट करने का मतलब ये होता है क्या वो सवाल उठाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ने सवाल नहीं उठाई थी, ना ही ललित जी के ऊपर उठाई है। किसी को कोर्ट भी बहुत सोच समझ कर करिएगा सर। मैडम, और यदि ऐसी बात है सुधा जी, किसी को कोर्ट करने का मतलब ये होता है कि क्या इस बात को वो चाहते हैं या नहीं चाहते। हमारा तो पूरा गोगोई जी पर भरोसा है, पूरा सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है, पार्टी को पूरा भरोसा है। आप बोलकर निकल भी जाना चाहते हैं और फिर अंत में ये भी कह देना चाहते हैं कि भाई भरोसा है हमारा। कर चुके हैं, ये बड़ा दिलचस्प है सर। प्रधानमंत्री ने कह दिया है पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से। आपने विवादास्पद बयान को कोर्ट भी कर दिया, फिर खुद को उससे अलग भी कर लिया, ये तो बड़ा आसान है। जो लोकतंत्र में सर्वोच्च न्यायालय वो अपना निर्णय दे देंगे, उसके बाद हम उसकी कार्रवाई। अजमल साहब जवाब दीजिए। देखिए, इन्होंने नाम लेके कहा मेरा पूरा भरोसा सुप्रीम कोर्ट पे है। इनके बड़े नेता ने सुप्रीम कोर्ट का भरोसा थोड़ा कंटेम्प्ट में सजा पाई, उसकी वजह से ये आज हालत पैदा हो गई। इन्हें जानना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का भरोसा न तोड़े और सुप्रीम कोर्ट को चलने दें। सुप्रीम कोर्ट, अरे सुन तो लो यार, दूसरों को बताते हो ना बोले, चुप रहो ना, चुप रहो, सुनो, बर्दाश्त करो। फिर तो जिस तरह, अरे भाई चुप रहोगे नहीं अजमल साहब, एक मिनट चुप रहिए, पूरी बात सुनिए। आप हर आदमी के बीच में बोलते हैं, ये गलत बात। बीच में किसी का नहीं बोलना, आप सब के बीच में, आप सुनिए, आप किसी को नाम नहीं लेते, आप क्यों कर रहे हैं? अरे भाई हमें 2 लाइन सबसे खामोश, आप बोलने नहीं, आप अपना अत्याचारी रवैया बदलिए। सुनिए, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कौन जज बैठा है इससे कोई कंसर्न नहीं। सुप्रीम कोर्ट जो लीगल प्रोसीडिंग है जो सीपीसी में दी गई है वो चलेगी। रंजना जी ने अभी एक बात कही कि ये फर्स्ट अपील के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में, रंजना जी बाखूबी जानती है कि सीपीसी क्या प्रोवाइड करता है कि फर्स्ट अपील कितने दिन में डिसाइड होगी। अगर इसकी सुनवाई शुरू हो जाएगी तो जो प्रोविजन है सीपीसी में, रंजना जी उस मामले में वकील रही हैं, आर्गूमेंट्स के बाद कितने दिन लगा हाई कोर्ट में, लगभग उतने ही दिन सुप्रीम कोर्ट में भी लगेगा फर्स्ट अपील डिसाइड होने में, ये रंजना जी जानती है। अब दयाशंकर दुबे जी का मसला ये है कि जानते कुछ नहीं, बोलना हर आदमी के बीच में। विद्वान तो आप हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, तो मैं पहले से मानता हूं कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, तभी तो आपने ये कहा कि हमारी मस्जिद टूट गई। आप कितने बड़े विद्वान हैं। बहुत कम वक्त बचा है मेरे पास। रंजना जी, इतिहास आप ही को पता है, लेकिन मुझे तो ठीक है, पर्सनल नहीं सर, पर्सनल नहीं, पता है कि पहले वो राम मंदिर था, पर्सनल कमेंट्स नहीं। क्या जानता है बाबर जी तोड़ करके गलत बयानी ना करें, कभी नहीं था। ये एसआई की रिपोर्ट से प्रमाणित हो गया है। तमाम 29 तारीख से, रंजना जी 29 तारीख से अब सुनवाई होगी, 29 को बेंच बैठेगी। अब जो पूरा प्रोसेस है अब किस तरह आगे बढ़ेगा और क्या उम्मीद है कि कितने दिन में अब लग सकता
है कि यहाँ फैसला आएगा? शुभ्रा जी एक प्रश्न फिर से कहिए, समझ नहीं आया। 29 तारीख को जो सुनवाई होगी मैम, अब क्या समझा जाए कि क्या फ्रीक्वेंटली तीव्र गति से ये आगे बढ़ेगा या फिर अभी भी कुछ अड़चने होंगी? शुभ्रा जी, अभी तो जस्टिस यूयू ललित की जगह नए किस माननीय न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। हो सकता है 29 के पहले पता चल जाए, हो सकता है 29 को ही पता चले। ठीक है, लेकिन सुनवाई होने की संभावना 29 को नहीं समझ में आती है, क्योंकि इसमें जो अपीलांट हैं बहुत सारे हिंदू पक्षकार हैं, मुस्लिम पक्षकार भी अपीलांट हैं, रेस्पोंडेंट भी हिंदू और मुस्लिम हैं। तो हमें लगता है कोर्ट को एक उस दिन स्ट्रेटेजी फ्रेम करेगी या फ्रेम करनी चाहिए या फ्रेम करनी होगी कि कौन लोग किधर से कब कैसे शुरू होंगे। एक खाका खींचा जाएगा कि आर्ग्यूमेंट, क्योंकि ये कोई इम्पॉर्टेंट इशू है, नेशनल प्राइड का इशू है और कॉम्प्लेक्स इशू है। तो जब कॉम्प्लेक्स इशू पर कोई सुनवाई होती है तो उसकी एक स्ट्रेटेजी बनती है। बिना स्ट्रेटेजी के तहत इतनी पार्टी हैं, 20-25 पार्टी हैं, वो कूदेंगे तो मामला कभी भी डिसाइड नहीं होगा। तो इसमें एक कोर्ट हमको लगता है पहले कोर्ट ने कहा था कि अपीलांट साइड के सारे आ जाएं, रेस्पोंडेंट साइड के अब आ जाएं, तो कोर्ट कुछ डायरेक्शन जरूर देगी। उसके बाद 29 के बाद जो डेट होगी उसमें सुनवाई होने की संभावना मुझे लगती है, ऐसा मेरा मत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखना होगा 29 तारीख को जब बेंच नई गठित होगी और आगे कार्रवाई बढ़ेगी तो कितना वक्त और लगता है। लेकिन फिलहाल सवाल यही है कि आखिर कब तक तारीख पर तारीख। आप देखते रहिए नेशनल वॉइस।